हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमांडगम। मैं आज आप लोगों के साथ एक इंपॉर्टेंट मैटर डिस्कस करता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि जीएसटी में आंसर्स कैसे लिखना है। एक स्टूडेंट बोला सर ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है ना। ये दिखती नॉर्मल है बट ये नॉर्मल है नहीं, क्योंकि रीजन ये है मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के आरटीआई के जो पेपर्स आए ना उसको मैंने चेक किया। एंड बिलीव मी सर बहुत सारे लोगों के लिखने के तरीके गलत है जीएसटी में आंसर्स। एंड उसके कारण इंस्टीट्यूट ने अरे बाप रे बेहिसाब मार्क्स काटे। तो आपको ये जितनी आसान चीज दिखती नहीं उतनी आसान नहीं है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है कि प्रेजेंटेशन कैसा है। तो मैं आपको आराम से आज समझाता हूँ जीएसटी में आंसर किस टाइप से लिखना होता है, मैं कैसे लिखना होता है। थोड़ा आराम से काम को लोके पेशेंटली सुनना तो आपको हेल्प होगी। एंड तक सुनना और भगना मत कहीं, और लाइक करके फ्रेंड्स को शेयर करना। चलो, मैंने जीएसटी के जो क्वेश्चन है ना उसको दो मेजर कैटेगरी में रखा। एक होता है थ्योरी क्वेश्चन और एक होता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन। पहले चालू प्रैक्टिकल से करते हैं। कारण क्यों है सर? सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो प्रैक्टिकल ही आता है सर। जो आपका कंपलसरी क्वेश्चन होता है डिस्क्रिप्टिव वाला, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है। अब जब बात प्रैक्टिकल की आती है ना सर, प्लीज ध्यान देना। अच्छा, इससे पहले मैंने एमसीक्यू और केस सिनेरियो कैसे सॉल्व करना है उसकी ट्रिक बता दी, उसकी अलग सेपरेट वीडियो थी। बट ये प्रैक्टिकल की बात है, मतलब डिस्क्रिप्टिव वाली बात है। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन में बहुत ब्लंडर है स्टूडेंट्स का, ब्लंडर मिस्टेक्स, ब्लंडर। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने पेपर देख के लोगों के शौक थे कि कैसे उन्हें कोई, जब वो क्लासेस ले रहे थे या क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे थे क्लासेस में, कैसे उन्हें कोई ये चीज नहीं बताया। एंड दिस वाज द मिस्टेक्स इन मेनी पेपर्स, नॉट इन वन पेपर, मेनी पेपर्स। तो मैंने सोचा चलो बताता हूं। अब ध्यान से सुनना कैसे हो रही है गलतियां, ध्यान से सुनो। सर प्रैक्टिकल में सबसे पहले कोई स्टूडेंट, बहुत कम स्टूडेंट है जो पहले प्रैक्टिकल, कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में ऊपर लिख रहे हो कि सर हम कंप्यूटेशन ऑफ क्या कर रहे हैं, नहीं लिखते। पता नहीं क्यों नहीं लिखते। लिखो ना, कंप्यूटेशन ऑफ नेट जीएसटी पेबल ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द ईयर दिस, लिखा करो। नहीं लिखते हो, ये पहली मिस्टेक। एक एक मिस्टेक करके बताऊंगा सर, ठीक है? नोट डाउन कर लेना सर। आखिरी दिन तो ये सब नहीं करना है, कुछ नया करोगे तो मजा आएगा, देखेंगे सीखेंगे, बट ये तो नहीं करना है। दूसरी मिस्टेक, दूसरी, जब आप कभी भी कोई भी चीज को देखो ऐसे लिखते हो सर सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी सीएसआई, ठीक, ये तो आप करते ही हो सर, यहाँ पर्टिकुलर्स लिखते हो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर मान लो आप लोगों ने आउटवर्ड लिखा, ठीक है? आउटवर्ड लिखने के बाद यहाँ पर ट्रांजेक्शन लिखते हो जो आउटवर्ड सप्लाई का है। सर आप मेरे को एक बात बताओ, आप आउटवर्ड का जो यहाँ ट्रांजेक्शन लिखते हो, आप लोग ट्रांजेक्शन अपने हिसाब से छोटा कैसे कर देते हो आप उसको? दिस इज नॉट अलाउड इन द एग्जाम्स। सर तो हम क्या करें? सर जैसा क्वेश्चन में ट्रांजेक्शन दिया होता है, आपको वो ट्रांजेक्शन वैसे का वैसा उतारना होता है। आप उसे छोटा नहीं कर सकते, आप बिल्कुल नहीं छोटा कर सकते। जैसे मान लो अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है कि एक्स पर्सन ने सप्लाई किया है गुड्स वाई पर्सन को, ठीक है? तो आपको वो पूरा लिखना होता है, एक्स पर्सन सप्लाइंग गुड्स टू वाई, यहां पर पूरा लिखना होता है। शॉर्ट क्यों कर रहे हो? जो क्वेश्चन में जैसा सेंटेंस दिया रहता है, क्वेश्चन का सेंटेंस आप चेंज नहीं कर सकते। यू कांट चेंज। आप लोग अपने हिसाब से चेंज कर देते हो, छोटा कर देते हो यार। क्यों? टाइम शॉर्ट के कारण, कन्वीनियंस के कारण। फिर वो मार्क्स काट रहा है, हाय बाय मार्क्स कटा इस बार जीएसटी में लोगों का। अरे बाप रे बाप, बहुत कटा है मार्क्स। अगला, कई स्टूडेंट है जो यहीं पर सर वर्किंग नोट लिख देते हैं, जिसमें वो मान लो वर्किंग नोट शायद प्लेस ऑफ सप्लाई का हो, चाहे वो उसे एग्जेंट बताना चाह रहे हो, चाहे कुछ भी बताना चाहे, टैक्सेबल बताना चाह रहे हो, कुछ भी करना चाह रहे हो, यहीं पर लिख रहे हैं। नो इश्यूज इन दैट, आप लिखो, वेरी नाइस। आप अगर वहीं पर एक्सप्लेन कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। बट जब आप ये लिखते हो तो नेक्स्ट वाला जो ट्रांजेक्शन लिखते हो एक लाइन छोड़ के लिखो ना। एकदम घुसा के देते हो यार। थोड़ा तो सफाई रखो पेपर में। 1500-1800 रुपए दे रहे हो ना, 1500-1800 दे रहे हो ना एग्जाम फीस, तो फिर पेपर यूज करने में क्या दिक्कत है? पहली चीज। दूसरा, कई स्टूडेंट है जो ऐसे लिखते हैं सर वर्किंग नोट और वर्किंग नोट नंबर 1, फिर वो नीचे जाके वर्किंग नोट में लिखते हैं सर। नाइस, ये भी गलत नहीं है सर, ये भी सही है, चलेगा। फिर जब आप वर्किंग नोट में जाके वर्किंग नोट लिखते हो ना सर, तो लिखने का सही तरीका होना चाहिए वर्किंग नोट। मैं आपको एक हकीकत बता रहा हूं। अगर मैं एग्जामिनर, मेरे को बाकी पूरी दुनिया का नहीं पता सर, मैं एग्जामिनर, मैं अगर किसी का कोई ट्रांजेक्शन चेक कर रहा हूं ना, तो उसका वर्किंग नोट पढ़ लेता हूं। अगर वर्किंग नोट सही है ना सर, तो ऑब्वियस सी बात है उसका ट्रीटमेंट सही होगा, और वर्किंग नोट गलत है तो उसका ट्रीटमेंट भी गलत होगा। बहुत मैटर करता है वर्किंग नोट। बहुत सारे लोग तो
वर्किंग नोट ही नहीं लिख रहे। क्यों? टाइम शॉर्ट था। सर टाइम शॉर्ट था। अरे भाई, वो वर्किंग नोट नहीं लिखते हो ना, रीजन नहीं देते हो ना, जस्टिफाई नहीं करते हो ना वर्किंग नोट में कि वो एग्जाम क्यों था, टैक्सेबल क्यों था, प्लेस ऑफ सप्लाई क्यों आया, कौन सा प्रोविजन अप्लाई किए प्लेस ऑफ सप्लाई का, वो नहीं देगा मार्क्स। उसे क्या पता, अगर आप वर्किंग नोट नहीं देते तो उसके हिसाब से आपने टाप लिया है, चीटिंग की है, चीटिंग, और फिर वो मार्क्स नहीं देता सर, फिर मार्क्स काट रहा है। और ये सब गलतियां मैंने देखा है पेपर में, मैं अपने आप से मन से कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं तो स्टूडेंट की गलतियां देख के बता रहा हूं आपको, ये नहीं करना है। सब क्या कर रहे हो, वर्किंग नोट नहीं लिख रहे हो, मार्क्स नहीं मिलेंगे सर। आपको क्या लगता है सिर्फ अकाउंट्स में वर्किंग नोट चाहिए? टैक्स में भी चाहिए। और अगर कोई ये सोच रहा है कि बिना वर्किंग नोट के मार्क्स ले आएगा तो भाई फिर वो तो भगवान है, अलग ही मैटर है, फिर उसकी इंस्टीट्यूट से अलग पट रही है। आप ये समझो यार, वर्किंग नोट लिखो और प्रॉपर प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट, अ लॉट। अच्छा, और एक ब्लंडर मिस्टेक बताऊं प्रैक्टिकल की, अभी तो प्रैक्टिकल की बात करें ना। मान लो, मान लो कोई एक ऐसा ट्रांजेक्शन है, रुको आपको बता रहा हूं, एक से एक गलतियां यार मैंने देखा स्टूडेंट के पेपर से, आई एम शॉक्ड। मान लो कोई स्टूडेंट है, जैसे कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन है जो एग्जेम्प्ट है। मान लो सर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ योगा, योगा तो एग्जेम्प्ट होता है, सबको पता है योगा एग्जेम्प्ट है। अब क्या हुआ है, वो योगा वाली सर्विसेज ना आउटवर्ड सप्लाई में दी हुई है। अब स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, ब्लंडर मिस्टेक, ब्लंडर। स्टूडेंट ना ये योगा वाला ट्रांजेक्शन यहां पर लिख ही नहीं रहा है। क्यों नहीं लिख रहा है? क्योंकि एग्जेम्प्ट है, फाइन, एग्जेम्प्ट है करके नहीं लिखा। अब मेरे को एक बात बता, जब एग्जामिनर चेक करने बैठेगा और एग्जामिनर आउटवर्ड के ट्रांजेक्शन्स के साथ मैच करेगा, तो तूने पहला वाला लिखा, फाइन, वो दूसरा योगा वाला ढूंढ रहा है, हो बे योगा वाला कहाँ है, लिखा ही नहीं है। तो उसके माइंडसेट में क्या हुआ कि तुमने योगा वाला अटेम्प्ट ही नहीं किया है। अब आप बोलोगे सर वर्किंग नोट में तो जाके लिखा था, भाई मेरे वर्किंग नोट में वो बाद में पहुंचेगा, पहले कैसे पहुंचेगा वर्किंग नोट में? सर हम क्या करें एग्जाम में? सर आप योगा वाला ट्रांजेक्शन लिखो, उसके बाद लिख दो एग्जेम्प्ट, फिर आपको इसको एक्सप्लेन करना है, लिखो वर्किंग नोट नंबर 1, फिर जाके लिखो ना। आप वो ट्रांजेक्शन ही नोट नहीं करते हो यार, ये ट्रांजेक्शन नोट क्यों नहीं हो रहा है? क्या क्या दिक्कत क्या है ट्रांजेक्शन नोट करने में? सर टाइम लग जा रहा है, भाई तो टाइम के चक्कर में मार्क्स भी नहीं मिल रहा है। भाई कम टाइम है तो 4 ट्रांजेक्शन अटेंड कर, अबे 4 में तो स्टेप मार्किंग ले ले। 10 अटेंड करेगा, ढंग से नहीं रहेगा, वो 10 में भी स्टेप मार्किंग नहीं मिल रही है। फिर जब हम आखिरी में हिसाब करने बैठते हैं ना, हिसाब हिसाब बोलते हैं जिसको प्यार से, ठीक है, हम मारवाड़ी लोग हिसाब बोलते हैं, फिर मार्क्स में ना वैसे हिसाब करने बैठते हैं, सर ये ट्रांजेक्शन का आधा मिल जाएगा, इसमें आधा तो दे ही देगा सर, फिर वो आधा आधा सोचना पड़ता है। कारण यही होता है, और उसमें भी हम डाउटफुल में रहते हैं आधा देगा कि नहीं देगा। अरे भाई तू जितना ट्रांजेक्शन लिख रहा है उतना तो सही लिख, अच्छे से लिख, कहां से मार्क्स आएगा मेरे को ये बताओ। ये इतनी गलतियां, ये सब गलतियां मैंने लोगों के पेपर में देखी है, बहुत गलतियां, बहुत। आ रही बात समझ? ये समझ आया? अभी रुको, प्रैक्टिकल की और बता रहा हूं, थ्योरी तो बात की बात करेंगे, पहले प्रैक्टिकल सुन लो। अब मान लो किसी ने सर आउटवर्ड सप्लाई निकाल लिया, ठीक है, आउटवर्ड सप्लाई यहां पर उसका टोटल आ गया, फाइन, यहां पर उसका आउटवर्ड सप्लाई का टोटल आ गया। फिर यहां भाई साहब ने इनवर्ड लिखा। अब इनवर्ड में है अलग चमत्कार। इनवर्ड में जनरली क्रेडिट वाले ट्रांजेक्शन्स पे ही क्या होता है, आपके वर्किंग नोट सबसे ज्यादा लगते हैं। स्टूडेंट क्रेडिट वाले जो ट्रांजेक्शन है इनवर्ड में, पहले जो ऊपर जो गलतियां हो रही है वही गलतियां रिपीट कर रहा है, वर्किंग नोट ढंग से प्रेजेंट नहीं कर रहा है, वर्किंग नोट ही नहीं दे रहा है, या तो ढंग से लिख नहीं रहा है, या कोई ट्रांजेक्शन एग्जेप्ट है तो छोड़ दिया, कोई ट्रांजेक्शन 17.5 में कवर है, लिखेंगे ही नहीं भाई साहब, क्यों? अरे सर क्रेडिट मिलती ही नहीं, क्यों लिखूं इनवर्ड में? अरे मेरे भाई लिख, बाजू में वर्किंग नोट नंबर डाल दे और नीचे वर्किंग नोट में जाके। अब एक स्टूडेंट बोला सर सर एक मिनट, आपसे हमसे हमको आपसे एक सिंपल बात करनी है, जब हम ये क्वेश्चन बना रहे हो आप बोलते हो बार बार वर्किंग नोट में जाके लिख दे, वर्किंग नोट में जाके लिख दे, कितना पेज ऐसे क्वेश्चन के लिए छोड़े और फिर जाके वर्किंग नोट में लिखे? 3 पेज छोड़ दे, क्या दिक्कत है? पैसा तो दे दिया ना एग्जाम फॉर्म का, क्या दिक्कत है? 3 पेज छोड़ और उसके बाद जाके वर्किंग नोट में लिख। अरे सर ऐसे में तो फिर वाह, मान लो मेरा 2 पेज में क्वेश्चन खत्म हो, 1 पेज काट देना और लिख देना सर रिफर वर्किंग नोट इन नेक्स्ट पेज। क्या दिक्कत है मेरे को ये बता, क्यों नहीं देखेगा एग्जामिनर? भाई लिखना, शॉर्टकट मत अप्लाई कर, लिखने में शॉर्टकट मत कर, मार्क्स में शॉर्टकट वो कर देगा।
आ रही बात समझ? अच्छा, यहां तक तो कहानी रुकी नहीं। अब इसके बाद आती है रिवर्स चार्ज वाली कहानी। इसमें तो बाप रे बाप, क्या कर रहे हो रिवर्स चार्ज में। आप मेरे को एक बात बताओ सर, हम कोई जीटीए से सर्विसेज लेते हैं, जीटीए वाला अनरजिस्टर्ड, मैं रजिस्टर्ड, मैं रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करूंगा, फाइन, क्रिस्टल क्लियर। अब मैं रिवर्स चार्ज में जब जीएसटी पे करता हूं, तो पहले तो मुझे वो क्रेडिट में एंट्री दिखानी चाहिए, ठीक। क्रेडिट में एंट्री दिखाने के बाद मैं फिर ये लिखूंगा बी वाला, ठीक है, इसको ले लेते हैं ए माइनस बी करूंगा, ठीक है, ए माइनस बी करूंगा। फिर मैं क्रेडिट जो भी रहेगी उसको एडजस्ट कर लूंगा, सी एस आई, क्रेडिट एडजस्ट करूंगा। उसके बाद मेरा आएगा नेट जीएसटी पेबल, यही आएगा नेट जीएसटी पेबल। नेट जीएसटी पेबल आ गया। उसके बाद यहां पर लिखा करो आरसीएम, जो आरसीएम का ट्रांजैक्शन है, आरसीएम की क्रेडिट, आरसीएम की क्रेडिट आउटवर्ड टैक्स सप्लाई को पे करने के लिए यूज नहीं हो सकती, उसको अलग से दिखाना भी होता है। बहुत सारे स्टूडेंट है सिर्फ क्रेडिट में लिखते हैं, नीचे छोड़ देते हैं। ये नेट जीएसटी पेबल के बाद आरसीएम ऐड होता है, और आरसीएम ऐड करने के बाद आता है सर नेट जीएसटी पेबल इन कैश। कैश क्वेश्चन में बोलता है जीएसटी पेबल इन कैश, वो बताता है भाई आरसीएम होगा तो देख लेना, आरसीएम वाले को ऐड करके बताना, क्योंकि ये फाइनली जो तेरे को कैश लेजर से पे करना है। समझ आ रही है? ये सब मिस्टेक्स है जो प्रैक्टिकल में आप लोग कर रहे हो। ये मैं पूरे क्वेश्चंस जो मतलब जो स्टूडेंट ने आरटीआई से कॉपी भेजी थी, मैं उसको देख के बता रहा हूं आपको। ये सब मिस्टेक्स, ये प्रैक्टिकल की मिस्टेक। अब आगे आते हैं सर थ्योरी की मिस्टेक्स। ये तो बाप रे, क्या लिखते हो, सुभान अल्लाह भगवान, क्या लिख रहे हो, जय गणपति बप्पा, गजब लिख रहे हो सर थ्योरी में, तो गजब लिख रहे हो आप लोग थ्योरी में। थ्योरी में दो टाइप के क्वेश्चंस, एक है सर डायरेक्ट और एक है प्रैक्टिकल बेस्ड। डायरेक्ट मतलब वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया सर, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया कि सर व्हाट आर द कंडीशन या व्हाट आर द प्रोविजन फॉर रजिस्टरिंग कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ये डायरेक्ट है, इसमें कोई लड़ाई नहीं होने वाली, इस पे आपको डायरेक्ट लिखना चाहिए, डायरेक्ट लिखना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन। यहां पर गड़बड़ हो रही है प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरी क्वेश्चंस। प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरी क्वेश्चन मतलब आपको एक सिचुएशन दे देता है और उस सिचुएशन के बेस में पूछता है सर इसमें ई वे बिल लगेगा कि नहीं, इसमें कंसोलिडेटेड क्रेडिट नोट इशू हो सकती है कि नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में स्टूडेंट करते हैं गड़बड़। गड़बड़ कैसे करते हैं? पहला लाइन स्टूडेंट का क्या होता है, इन दिस केस कंसोलिडेटेड इनवॉइस विल नॉट बी इशूड, या फिर इन दिस केस ई वे बिल इज नॉट रिक्वायर्ड। ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों? आप मेरे को बताओ, अगर पहला ही लाइन आप कंक्लूजन लिखते हो तो एग्जामिनर को तो लगेगा आपने कहीं से टापा है, क्योंकि कंक्लूजन कहीं से दिख गया होगा, उसके बाद भाई ने प्रोविजन मन से डाल दिया, कुछ भी डाल दिया होगा। क्यों आप लोग लॉ में आंसर लिखना नहीं सीखते? हम लॉ में पहले सीखते हैं सर, सबसे पहले क्या मेंशन किया जाता है, प्रोविजन। मेंशन तो करो किस चीज से लॉ रिलेट करता है। एक स्टूडेंट बोला सर प्रोविजन ही नहीं आता, मैं बोला वाह भाई साहब, अब प्रोविजन ही नहीं आता तब तो फिर थोड़ा सा दिक्कत है सर, फिर थोड़ा दिक्कत है। पर पहले प्रोविजन लिखो, प्रोविजन लिखने के बाद आप बताओ उसको, एनालिसिस याद है बचपन में सीखे हो फाउंडेशन में लॉ में एनालिसिस, फिर लिखा करो कंक्लूजन। अच्छा मैं बता रहा हूं आपको, और बड़ी बात सुनो, और बड़ी बात सुनो, बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं पता है, मैंने देखा पेपर प्रोविजन लिखते हैं सर, एनालिसिस भी लिखते हैं, कंक्लूजन में उनको क्या हो जाता है भाई। अब एक स्टूडेंट बोला वाह एनालिसिस वाले पैराग्राफ पे मिला के तो कंक्लूजन लिख दिया, मेरे भाई एक बात बता, तेरे को क्या लगता है एग्जामिनर के पास इतना खाली बैठा इंसान है कि वो तेरा कंक्लूजन ढूंढने जाएगा? सीरियसली आपको लगता है वो इतना खाली बैठा है कि तुम्हारा कंक्लूजन वाली लाइन कहाँ है ढूंढेगा? ओहो ये स्टूडेंट तो लिखा होगा, चलो कंक्लूजन ढूंढ लेता हूं। पागल हो गए हो, क्या कर रहे हो यार? आप एग्जामिनर से जितनी कम मेहनत कराओगे पेपर चेकिंग में, उतना ज्यादा मार्क्स वो आपको देगा, और जितना उसे फ्रस्ट्रेट करोगे ना सर पेपर चेकिंग में, वो उतना मार्क्स काट देगा, चाहे वो हो चाहे मैं हूं, कोई भी काट देगा। आप मेहनत नहीं करा सकते चेकर से, और चेकर से मेहनत कराना है तो फिर करवा लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, करवा लो। फिर आप ना मुझे भेजना, वो सर देखो हमारी ना आरटीआई से कॉपी आई, ये रहा सजेस्टेड आंसर, सर मैथ्स तो हो रहा है पर मार्क्स नहीं दे रहे हैं।
मैच हो रहा है ना, पर वो कैसा चाह रहा है वैसा मैच हो रहा है कि नहीं ये भी तो देखो। सर आपको कंक्लूजन अलग से एक लाइन में लिखना चाहिए। देयरफॉर इन द गिवन केस एक अलग से लाइन में लिखो, बॉक्स में कर दो। देयरफॉर इन द गिवन केस कंसोलिडेटेड क्रेडिट नोट कैन बी इशूड, या देयरफॉर ईवे विल बी इशूड, कुछ तो लिखो कंक्लूजन। क्यों ये लिखने में दिक्कत क्या है? मैं आपको बताऊं, कंक्लूजन लिखने में 1 मार्क्स होता है, कभी बताता नहीं है कोई। कंक्लूजन में 1 मार्क्स होता है, 1 मार्क्स। पर ये 1 मार्क्स तक की कहानी तक पहुंचना पड़ता है। यार देखो मैंने ना बहुत सारी चीज इस वीडियो में बताई है। इतने के बाद आई पर्सनली थिंक आप लोगों को चीजें क्लियर होनी चाहिए कि किस टाइप से जीएसटी के आंसर्स में आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हो और कैसे लिख रहे हो। आई होप बहुत क्लियर हुआ होगा। बहुत कुछ मैंने समझाने की कोशिश की। प्लीज सिर्फ बुक उठा के पढ़ना, 10 बार प्रोविजन रिवाइज कर लेना, ये इससे कुछ नहीं होगा। आपको अगर रिवाइज करना है ना, 100 बार बुक रिवाइज कर लो। बुक रिवाइज करने से कोई पास नहीं होता है सर। वी नीड अ प्रैक्टिस, प्रॉपर प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस। और ये वो आदमी बोल रहा है जो खुद इन गलतियों से लटका है। खुद लटका हूं ना, इसलिए समझाता सिखाता हूं। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसे लिखना है लिखो। मैं खुद ये गलतियां कर करके सीखा, तो सोचता हूं आप लोग मत करो, इसलिए बना दिया ये वीडियो। और बहुत सारे लोगों के पेपर देखने के बाद मैं सबको रिप्लाई करते करते थक गया था कि भाई प्रेजेंटेशन स्किल सुधार, प्रेजेंटेशन स्किल सुधार। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि भाई प्रेजेंटेशन स्किल सुधार। क्योंकि एक पेपर लिख, इज्जत से लिख, ढंग से लिख, प्रेजेंटेशन के साथ लिख के घर में जाना, तब तो वहां जाके समझ आएगा क्या लिखना सीखे हैं। नहीं तो वही है, हर अटेम्प्ट में वही गलतियां, वही गलतियां, वही गलतियां, फिर आप जानो सर। मेरा काम तो समझाना था। मैंने इस वीडियो में कोशिश किया कि आप प्रेजेंटेशन सीख जाओ, किसी एंगल से सीखे। मेरी बात अगर घुसी दिमाग में, अगर लगा दिल से, मेरी कुछ बातें सही लगी, तो प्लीज जिससे भी टेस्ट सीरीज लियोगे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, सुधार लो, सुधार लो। नहीं लियो टेस्ट सीरीज, घर में बैठ के पेपर लिख के सुधार लो, अभी भी सुधार लो, कुछ नहीं बिगड़ा है सर। आ रही है बात समझ? आई होप क्लियर हुआ होगा। ये वीडियो फ्रेंड्स को शेयर करना, शायद बहुत सारे लोगों को इससे हेल्प मिली हो। और लाइक करके मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो, थैंक यू।